अस्सलाम वालेकुम मैम। आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। अच्छा, हमेशा की तरह इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं इस चैप्टर के अंदर जो जो हम लोग कंटेंट देखेंगे उस कंटेंट का एक ओवरव्यू आपको दूंगा और फिर उन्हीं कंटेंट को हम लोग हेडिंग बाय हेडिंग पढ़ते जाएंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, एंजाइम क्या होता है। सबसे पहली बात क्या कि एंजाइम होता क्या है। अच्छा, मेरी जो रियल पेन है वो ख़राब हो गई है, तो मैं दूसरी पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि इतनी अच्छी नहीं चलती। तो अगर इसकी राइटिंग बिल्कुल ही समझ में ना आए, जो कि अच्छी पेन से भी नहीं आती थी, तो माजरत खाऊँ मैं, बट जो है उससे काम चलाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंजाइम क्या होता है। तो बेटा, एंजाइम का जो नाम है, एंजाइम बेसिकली एक बायो कैटलिस्ट है। बायो कैटलिस्ट है, ठीक है। अब कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट कोई भी एक ऐसा एजेंट होता है, कोई भी एक ऐसे एजेंट होता है जो कि ये मेक श्योर करे कि जो रिएक्शन हो ना उसका स्पीड बढ़ जाए, रिएक्शन हो ना उसकी स्पीड बढ़ जाए। बॉडी के अंदर एंजाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है, ठीक है। तो एंजाइम हमारे पास एक ऐसा एजेंट है जो कि हमारे पास बॉडी के रिएक्शन की स्पीड बढ़ाता है। और ये ऐसा कैसे करता है, ये बेसिकली ऐसा इस तरह से करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, वो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं, वो कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर करते हैं। और ये एनर्जी ना नॉर्मली विदाउट एन एंजाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एक एक रिएक्शन को चाहिए होती है। अब मसला ये है कि हमारी बॉडी के अंदर इतनी हाई क्वांटिटी ऑफ एनर्जी आएगी कहाँ से। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो नॉर्मल मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं जिससे एक सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो जाती है, लेकिन वो इतनी हाई नहीं होती कि रिएक्शंस की नॉर्मल डिमांड को पूरा किया जा सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक हमारे पास रिएक्शन है हमारी बॉडी का, लेट्स से रिएक्शन ए है। अब रिएक्शन ए अगर मैं एंजाइम के बगैर करने की कोशिश करूँगा ना, तो उस रिएक्शन ए को इनिशिएट करने के लिए, उसकी एक्टिवेशन के लिए मुझे लेट्स से 1 किलो जूल की एनर्जी चाहिए, ठीक है। 1 किलो जूल की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को विद एंजाइम करना चाहूँ, तो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम जो इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी है या फिर वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, उसको कम कर देगा और उसको 1000 फोल्ड्स कम कर देगा। लेट्स से कि ये अगर 1 किलो जूल है तो 1 जूल की एनर्जी चाहिए होगी। समझ में आया? एंजाइम क्या करता है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन को बहुत फास्ट कर देता है। कैसे? उसका रेट बढ़ा देता है। कैसे? वो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी का थ्रेशोल्ड है उसको बहुत गिरा देता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्योंकि कैटलिस्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंजाइम किसी रिएक्शन में जा रहा है, अगर एंजाइम किसी रिएक्शन में जा रहा है तो वो खुद यूटिलाइज नहीं होता, तो वो खुद यूटिलाइज नहीं होता। यानी मेरे पास एंजाइम आया, एंजाइम ने अपने रिएक्शन किया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया। अभी पढ़ते हैं क्या होता है। फिर एंजाइम जब प्रोडक्ट बना लेता है ना, तो प्रोडक्ट अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है। और एंजाइम जैसे रिएक्शन के अंदर इनिशियली आया था वैसा का वैसा ही वापसी जाता है विद नो सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक हो गया। ये बात हम लोग को समझ में आ गई। अब सर ये एंजाइम होती क्या चीज़ है। बेटा, एंजाइम ना हमारे पास एक प्रोटीन होता है। अच्छा, प्रोटीन के अंदर भी हमने पढ़ा है कि 4 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। तो एंजाइम आता है टर्शियरी प्रोटीन के अंदर, 3D प्रोटीन के अंदर, और ये ग्लोबुलर इन शेप होता है। ये क्या होता है? ग्लोबुलर इन शेप होता है। ठीक हो गया। तो हमें ये सारी बातें पता चल गई। हमें ये पता चल गया कि एंजाइम होता क्या है, हमें ये पता चल गया कि एंजाइम करता क्या है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोटीन है तो इसकी जितनी भी फीचर्स होंगे, इसकी जितनी भी कह सकते हैं क्वालिटीज़ होंगी, वो प्रोटीन से मिलती जुलती होंगी। जैसे अगर हम लोग प्रोटीन को बहुत हाई टेम्परेचर पर कर दें तो प्रोटीन डीनेचर हो जाता है, प्रोटीन अपनी शेप छोड़ देता है। अगर हम लोग प्रोटीन का टेम्परेचर बहुत गिरा दें तो प्रोटीन अपनी शेप तो नहीं छोड़ता, लेकिन प्रोटीन अपना फंक्शन छोड़ देता है। प्रोटीन हमारे पास पीएच सेंसिटिव भी होता है। अगर हम प्रोटीन को उसके पीएच, ऑप्टिमम पीएच से डिफरेंट पीएच पर रखेंगे तो प्रोटीन की जो फंक्शनैलिटी होगी वो अल्टर हो जाएगी। सही है। ये बातें हमें एंजाइम के बारे में कुछ समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग टेक्स्ट के थ्रू इन चीज़ों को देखते हैं। आ जाओ। सबसे पहले एंजाइम हमारे पास क्या होता है। एंजाइम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल है विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ये बॉडी में बहुत ज़रूरी है और इसके बगैर हमारा जो इंसान है वो मर सकता है। क्यों मर सकता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ना विदाउट एंजाइम, वो बहुत ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी बॉडी जनरली प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और विदाउट एनर्जी जाहिर सी बात है लाइफ सस्टेन नहीं होगी। तो विदाउट दिस केमिकल रिएक्शंस, विदाउट दिस मेटाबॉलिक या फिर जितने भी रिएक्शन हमारे बॉडी में, हमारी जो लाइफ है वो सस्टेन नहीं होगी। और क्योंकि इन केमिकल रिएक्शंस को कराने की वजह ही मेनली एंजाइम है, तो एंजाइम की कमी की वजह से ये बहुत मुमकिन है कि बंदा बहुत जल्दी मर जाए। ठीक है। अच्छा, प्रोटीन इन नेचर होते हैं, यह मैंने आपको बता दिया। स्पेसिफिक होते हैं इन एक्शन। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एंजाइम है जो है लेट्स से पेप्सिन।
ठीक है, मेरे पास एंजाइम है पेप्सिन, जो कि हमारे पास हमारे स्टमक में होता है, हमें बाद में मालूम है, हमने पढ़ा है। इसका जो पीएच होता है ऑप्टिमम वो होता है 1.4। अच्छा, पेप्सिन का काम होता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन का काम होता है कि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और इसके अमाइनो एसिड बना देता है। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन करता है प्रोटीन का काम। अगर मैं बोलूँ यार कि एक अमाइनो एसिड तो मेरे पास वैसे ही, एक एंजाइम तो मेरे पास वैसे ही है, अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ दे, ये मेरे पास लिपिड को भी तोड़ दे। तो पेप्सिन ना सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन पैक कर सकता है। वो स्पेसिफिक है प्रोटीन के लिए। अगर आप इससे दूसरा काम कराना चाहोगे तो ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। हमारे लिए इस प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा, आपके पास जो आपका लाइपेज है वो आपके प्रोटीन को नहीं तोड़ेगा। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है। दूसरी बात, एंजाइम्स आर थर्मोलायबल, यानी ये टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक बात मालूम होनी चाहिए, और ये बात मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि लेट्स से हमारे पास एक एंजाइम है जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और ये एंजाइम अभी मेरे पास नॉर्मली पाया जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे जैसे मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना, वैसे वैसे इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। क्या होगा? इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही ये एंजाइम अपने 37 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा, तो उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी एक्टिविटी कम होगी, और इवेंचुअली अगर इसका टेम्परेचर मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, लेट से 100 डिग्री पे ले गया, तो इसकी एक्टिविटी सीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम अपनी शेप छोड़ देगा और ये डी नेचर हो जाएगा, ये डी नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी ऐसा टेम्परेचर जिस पे एक्टिविटी मैक्सिमम होती है, जिस पे एंजाइम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ऐसे टेम्परेचर तक पहुँचने तक हमारे पास जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से। और जैसे ही उस टेम्परेचर पे पहुँच जाया जाता है, तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या कहते हैं, स्टेबल हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। उस टेम्परेचर पे पहुँचने के बाद अगर टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाया जाए तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज़ करना शुरू कर देता है, इवेंचुअली कंप्लीटली सीज हो जाती है उसकी एक्टिविटी और वो डी नेचर हो जाती है। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास जो हमारा एंजाइम है वो अपनी कंप्लीट एक्टिविटी लूज़ कर देता है। अच्छा, ये होगी एक एक्सट्रीम, ये हो गया हाई के अंदर एक्सट्रीम। अब लो के ऊपर एक्सट्रीम देखते हैं कि अगर हम लोग एंजाइम को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले, ऐसी सिचुएशन के अंदर भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज़ कर देता है, एंजाइम ठंडा पड़ जाता है, देखिए क्वाइट लिटरली। खैर, तो सर अगर हाईएस्ट टेम्परेचर पे भी अपनी एक्टिविटी लूज़ कर देता है और लोएस्ट पे भी लूज़ कर देता है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट पे कंप्लीटली सेम बात नहीं। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू का पॉइंट है जो आपने गौर से समझना है। अगर मैं एंजाइम को, जिसका ऑप्टिमम टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री पे ले गया, तो 100 डिग्री पे ले जाने के बाद अगर मैं इसको फिर से 37 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊँगा, तब भी ये अपनी एक्टिविटी रिगेन नहीं करेगा, तब भी ये अपनी एक्टिविटी लूज़ कर चुका होगा। क्यों? क्योंकि इसका शेप ऑल्टर हो चुका है और अभी एंजाइम डी नेचर हो चुका है। लेकिन अगर मैं किसी एंजाइम को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गया था और अब मैं उसको वापस से 37 डिग्री सेल्सियस पे ले आऊँ, तो इसकी एक्टिविटी रिज्यूम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेली हमारे पास कम की थी, और अब जब एंजाइम को अपना टेम्परेचर वापस मिल गया है, वो अपना काम वापस से शुरू कर देगा। उसके शेप में ऑल्टरेशन नहीं आई थी ड्यू टू लो टेम्परेचर। होपफुली वाली बात क्लियर होगी। सिमिलरली एंजाइम पीएच सेंसिटिव होता है, हर एंजाइम किसी पर्टिकुलर पीएच पे मैक्सिमम बेस्ट काम करता है, और कोई रेंज होती है जिस रेंज के अंदर भी वो काम करेगा, अगर उस रेंज से ऊपर नीचे हो जाएगा ना, तो वो एंजाइम अपनी एक्टिविटी अगेन लूज कर देगा। एंजाइम की एक्टिविटी रिवर्सिबल होती है, यानी एंजाइम का जो एक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इक्वली सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एंजाइम लगा दिया तो फॉरवर्ड रिएक्शन धड़ाधड़ बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। एंजाइम इक्विलिब्रियम को कभी भी शिफ्ट नहीं करता, एंजाइम एक्टिविटी इक्विलिब्रियम को कभी भी शिफ्ट नहीं करती। और अगर आपको इक्विलिब्रियम को शिफ्ट नहीं करना, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इक्विलिब्रियम अपनी जगह पर रहे, बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाए। सही है, होपफुली ये बात क्लियर होगी और होपफुली यहाँ तक कोई इशू नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात करते हैं। तो एंजाइम, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, 3 डिग्री ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ऐसा कुछ होता है एंजाइम, जहाँ पे यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ होती है जो मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। ठीक है, तो ये एंजाइम हमारे पास एक 3 डिग्री ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, जिसका वो एरिया जहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी होती है, जहाँ पे हमारे पास रिएक्शन होता है, उसको कहा जाता है एक्टिव साइट। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है एक्टिव साइट।
यहाँ पे एंजाइम की तमाम कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। क्या होती है? कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम की। सही है। यानी जो मेन जगह है ना जहाँ पे एंजाइम काम करता है वो उसकी एक्टिव साइट होती है। एंजाइम खुद बहुत बड़ा होता है लेकिन उसकी एक्टिव साइट बनिस्बत एंजाइम के बहुत छोटी होती है। ठीक हो गया? अच्छा, और यहीं पे हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो आगे लगता है और अपनी एक्टिविटी करता है और फिर सबस्ट्रेट निकल जाता है। खैर, तो वो एरिया एंजाइम का जहाँ पे आगे सबस्ट्रेट लगता है उसको कहा जाता है एक्टिव साइट। और ऐसा एरिया जहाँ पे सबस्ट्रेट तो आगे नहीं लगता लेकिन कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके लगता है। अब सर ये क्या होता है? बेटा ये थोड़ी देर में आगे आ जाएगा। बट ऐसी जगह जहाँ पे कोई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके लग के एंजाइम की एक्टिविटी खत्म करता है या फिर कम करता है, इसको कहा जाता है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। तो हमें क्या याद रखना है? हमें याद रखना है कि एंजाइम के अंदर दो मेन साइट होती है। एक होती है उसकी एक्टिव साइट जहाँ पे बेसिकली कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है, और एक होती है एलोस्टेरिक साइट जहाँ पे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी तो प्रोवाइड नहीं होती लेकिन वहाँ पे एंजाइम को इनहिबिट करने की जगह होती है। सही हो गया? अच्छा, एक बात लगे हाथ तो समझ लो कि जो सबस्ट्रेट होता है ना, सबस्ट्रेट, उसका जो साइज़ होता है वो एंजाइम के मुकाबले में छोटा होता है। सबस्ट्रेट का साइज़ एंजाइम के मुकाबले में छोटा होता है। ठीक है? अच्छा, अब इसी को पढ़ लेते हैं। 3 डायमेंशनल शेप है, ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसके पास स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिनको एक्टिव साइट कहा जाता है, जहाँ पे स्पेशल चार्ज शेप हमारे पास आते हैं और सबस्ट्रेट बाइंड करता है। ठीक है? ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द सबस्ट्रेट साइज। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर शेप का सबस्ट्रेट या किसके ऊपर लग सकता है। अगर सबस्ट्रेट का शेप एक्टिव साइट की शेप से मैच नहीं करा, उससे कॉम्प्लीमेंट नहीं करा, तो रिएक्शन प्लेस नहीं होगा। सही? एंजाइम बहुत स्पेसिफिक होता है। एंजाइम बोलता है मुझे आपने एक शक्ल का ही सबस्ट्रेट देना है, इसके अलावा कोई शक्ल दी तो मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। ठीक है? ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। अगर ये प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रोटीन हो, अगर ये सिर्फ और सिर्फ प्योर प्रोटीन हो, यानी इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ अटैच ना हो, ठीक है, तो ऐसे एंजाइम को कहा जाता है हमारे पास एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। ठीक है? और अगर इसके साथ कोई और ग्रुप, कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ग्रुप इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए लगाया जाए, तो ऐसे एंजाइम जिसको किसी और ग्रुप की ज़रूरत पड़ती है अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसको कहा जाता है हॉलो एंजाइम। यानी कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? वो खुद के खुद अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली प्रोटीन होता है। सही है? दो एंजाइम्स आपको एपो एंजाइम जो कि बगैर किसी एडिशनल हेल्प के अपना काम कर सकते हैं, लेकिन वो एंजाइम जिनको अपनी एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए किसी एक्सटर्नल चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उनको कहा जाता है हॉलो एंजाइम। ठीक हो गया? सही है। अच्छा, जो नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ अटैच होता है उसको कोफैक्टर कहा जाता है। ऑल्दो दिस इज क्वाइट डिबेटेड इन द बुक्स, बट जनरली ये कहा जा सकता है। ठीक है? अब जो कोफैक्टर होता है ना वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर वो इनऑर्गेनिक होगा तो वो किसी मेटल का आयन होगा, जैसे मैग्नीशियम का आयन होता है, जैसे जिंक का आयन होता है। ठीक है? दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास एक पंप होता है जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। ठीक है? यहाँ पे एक पीछे एंड में क्या लग रहा है? यहाँ पे एंड में लग रहा है ASE, विच शोज के ये कोई एंजाइम है। इस एंजाइम के अंदर जो कोफैक्टर होता है ना वो मैग्नीशियम +2 का आयन होता है। ठीक है? सिमिलरली हमारे पास जिंक की भी बहुत हेल्प होती है। तो ऐसे कोफैक्टर्स जो कि इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी मेटल के आयन्स होते हैं, जो कि किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, उनको उनको इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कहा जाता है। अब अगर कोफैक्टर हमारे पास जो लगा वो एक ऑर्गेनिक हो, ठीक है, वो ऑर्गेनिक हो, तो उसके अंदर भी हमारे पास फिर फर्दर 2 टाइप्स आ जाती हैं। तो मतलब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो हमारे पास सबसे पहली बात एक कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर या तो ऑर्गेनिक हो सकता है या फिर वो हमारे पास इनऑर्गेनिक हो सकता है। इनऑर्गेनिक का मैंने आपको बता दिया, उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं कि वो मेटल आयन्स होते हैं। अगर वो ऑर्गेनिक हो तो उसके अंदर भी फर्दर हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं, जिन 2 टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आता है कोएंजाइम और फिर आता है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है? कोएंजाइम की खासियत ये होती है कि जो कोएंजाइम होता है ये हमारे पास लूजली बाइंडेड होता है, ये हमारे पास लूजली बाइंडेड होता है। इसकी एग्जांपल होगी हमारे पास निकोटिनामाइड, डाइफॉस्फेट या फिर FAD। ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पास बहुत सारे रिएक्शन में असिस्ट करता है। जैसे हमारे पास जो लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है उसके अंदर इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। सिमिलरली हमारे पास आ जाता है हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में ये बात मशहूर है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत टाइटली बाइंडेड होता है। हो सकता है आपकी किताब में लिखा हुआ हो ये कोवेलेंटली बाइंडेड होता है। ठीक है? ये कोवेलेंटली बाइंडेड होता है।
हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कोफैक्टर्स की दो किस्म है, एक किस्म होती है इनऑर्गेनिक और एक किस्म होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर फर्दर दो टाइप्स है जो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटैचमेंट है। अगर वो हमारे पास ऑर्गेनिक कोफैक्टर लूजली बाइंडेड है तो उसको हम लोग कहेंगे कोफैक्टर कोएंजाइम, और अगर वो टाइटली बाइंडेड है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। सही, प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम का मॉलिक्यूल है, जो आयरन का मॉलिक्यूल है, आयरन का मॉलिक्यूल नहीं सॉरी, जो हीम का मॉलिक्यूल है, वो हमारे पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप का कोफैक्टर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग आ जाओ मैकेनिज्म के ऊपर। अब एंजाइम का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का होता है कि लेट्स से ये हमारे पास हमारा एंजाइम है, ये हमारे पास हमारा एंजाइम है, ये इसका सबस्ट्रेट है जो कि इसकी एक्टिव साइट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बन गया हमारे पास हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फिर ये अपनी एक्टिविटी कराएगा, एंजाइम इसको रिएक्शन कराएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू प्रोडक्ट। तो ये क्या बन जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। पहले क्या था? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, अब क्या हो गया? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब जब ये प्रोडक्ट बन गया और हमें पता है कि एंजाइम बगैर ऑल्टर हुए रिएक्शन से निकल जाता है, क्यों? क्योंकि ये कैटेलिस्ट है और कैटेलिस्ट खुद तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो ये बन जाएगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो क्या हुआ? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। फिर हमारे तो कहाँ पे थे हम लोग? सॉरी, खैर हमने ये वाला प्रोसेस देख लिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ नया लिखा हुआ है, देखो एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिले, फिर इन्होंने बनाया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर ये बन गए एंजाइम और प्रोडक्ट अलग हो गए। अच्छा, फिर हमारे पास ना दो मॉडल्स आते हैं और ये मॉडल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन मॉडल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ये मॉडल हमारे पास क्या कहते हैं? ये मॉडल हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास ना नेचर में दो प्रोबेबिलिटीज हैं, जो साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है कि या तो एंजाइम ऐसे काम करते हैं या पे एंजाइम ऐसे काम करते हैं। मजे की बात बताता चलूं कि एंजाइम दोनों ही तरह से काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। खैर, तो पहला हमारे पास आया फिशर, एक हमारे साइंटिस्ट है जिनका नाम है फिशर, जिन्होंने दी हमें लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये जो लॉक इन की मैकेनिज्म है ना, ये बेसिकली हमें कहता है कि ये जो एक्टिव साइट है ना, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है अपने सबस्ट्रेट के लिए। आप लोगों की बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि अगर कोई सबस्ट्रेट एंड उस एक्टिव साइट के ऊपर फिट नहीं हो रहा तो उसके ऊपर एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहला मॉडल कहता है कि अगर हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है जो कि हमारे एक्टिव साइट पे लग रहा है, तो एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट को अकोमोडेट करने के लिए बिल्कुल भी अपना शेप नहीं चेंज करेगी। लेट्स से मैं आपको एक मिसाल दूं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है और ये हमारे पास इसका सबस्ट्रेट है जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखो तकरीबन तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे चिप है जो कि एंजाइम के पास यहाँ पे नहीं है, जो कि एंजाइम के यहाँ पे इसके सरफेस पे नहीं है। तो बिल्कुल सेम सबस्ट्रेट भी इस एक्टिव साइट पे जाके अटैच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एंजाइम बहुत रिजिड होता है अपनी एक्टिव साइट के लिए और वो थोड़ी बहुत भी अकोमोडेशन नहीं करता। समझ में आई? इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होगी ना, वो हल्की सी भी ऑल्टर नहीं हो सकती, इवन इफ जो सबस्ट्रेट हो उसके अंदर बहुत माइन्यूट से चेंज हो एज कम्पेयर टू द एक्टिव साइट। ये कहा फिशलैंड ने, फिशर ने। फिर हमारे पास एक दूसरे भाई आए जिनका नाम था हमारे पास कौशल नाम था आई गेस, एक सेकंड देखने दो, कौशलैंड। कौशलैंड भाई आए, कौशलैंड भाई ने बोला नहीं, अगर हमारे पास एक्टिव साइट और एंजाइम के दरमियान बहुत माइन्यूट से चेंज हो ना, बहुत माइन्यूट से चेंज हो, तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट को कुछ ऐसे ऑल्टर करेगा, कि वो सबस्ट्रेट को अडेप्ट कर सके, वो सबस्ट्रेट को अपने पास लगा सके। यानी अगर मैं इसका लुबे-लुबान बताऊं, तो जो लॉक-इन की मॉडल था ना, उसने कहा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है बहुत रिजिड है, एंजाइम कुछ भी हो जाए अपने एक्टिव साइट के अंदर स्लाइटली चेंज भी नहीं लाएगा कि वो अकोमोडेट कर सके सबस्ट्रेट को। लेकिन कॉशलैंड ने कहा कि नहीं, अगर बहुत माइन्यूट से डिफरेंस होगा ना, तो एंजाइम इंड्यूस फिट मॉडल पे काम करेगा और वो अपने आप को स्लाइटली ऑल्टर कर देगा, और जैसे ही ये सबस्ट्रेट का रिएक्शन हो जाएगा, एंजाइम अपनी इनिशियल शेप को वापस से गेन कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो मॉडल थे। अब नेचर में असल में ये दोनों के दोनों मॉडल ही फॉलो होते हैं। खैर,
ये था हमारे पास लॉक एंड की मैकेनिज्म और इंड्यूस फिट मैकेनिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, मजे की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि हम लोग को पता चला ना कि जो एक्टिव साइट होती है बहुत स्पेसिफिक होती है। तो मैंने आपको कहा था ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम डी नीचे हो जाता है, और डी नीचे होने के बाद वो वापस से एक्टिविटी नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि अगर एंजाइम को हमने डी नीचे कर दिया और उसका शेप बदल दिया तो एक्टिव साइट अपना शेप बदल देती है। तो एक्टिव साइट का जो सबस्ट्रेट होना था वो सबस्ट्रेट ही नहीं आ पाता। जब वो सबस्ट्रेट इसके ऊपर लगेगा नहीं तो एंजाइम रिएक्शन कैसे करेगा? तभी कहते हैं कि अगर एंजाइम का शेप टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से चेंज हो जाए तो आप भले टेम्परेचर कम कर दो, एंजाइम का शेप तो वही रहेगा और एंजाइम अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। सही। खैर, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास जो फिशर भाई थे उन भाई ने बोला कि हमारे पास लॉक एंड की मैकेनिज्म, जो एक्टिव साइट है वो रिजिड शेप की है और एक लॉक और की तरह है। ठीक है। और ये हमारे पास एंजाइम के हाई स्पेसिफिसिटी को पोर्ट्रे करता है। फिर इंड्यूस फिट मॉडल आया। इंड्यूस फिट मॉडल में हमारे पास कौशलन भाई ने बोला कि नहीं, वो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है। ठीक है, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल है और ये क्या करती है, एंजाइम को कन्फ्रंटेशनल चेंज करने के अलाउ करती है। एंजाइम बेटर बाइंड करता है अगर सबस्ट्रेट हमारे पास, सॉरी, ये जो मैकेनिज्म है ये एंजाइम को बेटर अलाउ करता है, ये एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देता है। अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक कहता है एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। और एंजाइम क्या करता है, इसको कम कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में किसी रिएक्शन को 1000 जूल की एनर्जी चाहिए थी टू इनिशिएट। एंजाइम इस एनर्जी को कम कर देके 1 जूल पे ले आएगा। तो जब एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन ज्यादा परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, दैट्स बेसिकली दैट। टेम्परेचर का मैं आपको बता चुका हूँ, पीएच का मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का क्या काम होता है? सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ये काम होता है कि लेट्स से मेरे पास एक होटल है, और ये मैं आपको बहुत वाहियात से मिसाल दे रहा हूँ, बट समझ लेना। ठीक, मेरे पास एक होटल है, जिस होटल का ये एक दरवाजा है, और इस दरवाजे के साइड पे ना हमारे पास तीन तीन हमारे पास वो हैं, सामान लगेज उठा के आपके रूम तक पहुंचाने वाले। अब होता ये है कि हमारे पास एक बंदा आता है जो कि अपना सामान लेके आता है। तो इस बंदे को, ये एक बंदा आया है यहाँ पे, इसने इस बंदे का सामान उठाया, इसको गेट से पास कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन 1 है। सही है। तो अगर भले ही तीन तीन बंदे एक वक्त पे, अगर एक बंदा आएगा तो एक ही बंदा तो मूव कर पाएगा, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन तो एक ही रहेगा, डिस्पाइट द फैक्ट मेरे पास 2 बंदे एक्स्ट्रा हैं। अगर मैं एक और बंदा ऐड कर दूं यहाँ पे, 2 बंदे आ रहे हैं, तो अब 2 बंदे जाएंगे इस गेट से मूव करके। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे तो कमी नहीं थी लोगों की, मेरे पास तो बस आने वाले लोगों की कमी थी, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं हो रहा था। खैर, अब ये रिएक्शन कितना हो गया? अब ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया 2। फिर एक और बंदा आया, अब इस बंदे को भी ले गए ये, तो कितना हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन 3 हो गया। अब अगर मैं चाहूं कि एक वक्त पे 4 बंदे आ रहे हैं, और यहाँ पे लोग कितने हैं इनको कैरी करने वाले? लोग तो अभी भी 3 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तो फिर भी 3 होगा, क्योंकि एक वक्त पे 3 लोग ही पास कर सकते हैं, 3 लोग ही अपना कैरियर लेके आगे जा सकते हैं। ये जो बंदा होगा इसे वेट करना पड़ेगा। सेम मिसाल होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट की। अगर हम लोग सबस्ट्रेट को बढ़ाएं, ये सबस्ट्रेट है, जैसे जैसे मैं सबस्ट्रेट को बढ़ाता गया रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंजाइम की अवेलेबिलिटी थी। एक ऐसा पॉइंट आया कि मेरे पास नंबर ऑफ एंजाइम सेचुरेट हो गए, यानी इससे ज्यादा एंजाइम मेरे पास मौजूद नहीं थे। तो भले ही मैं सबस्ट्रेट बढ़ाता जाऊं, एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, क्योंकि एंजाइम तो उतने के उतने ही है। तो हम लोग कहते हैं कि इनिशियली सबस्ट्रेट बढ़ाने से हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हमारे पास एंजाइम की अवेलेबिलिटी होती है। जैसे ही हम उस मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पे मैक्सिमम एंजाइम एट एनी गिवन टाइम एक्टिविटी कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट बढ़ाने से रेट ऑफ एक्टिविटी बढ़ती नहीं है। आपकी बुक में हो सकता है लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, इस पॉइंट को कहा जाता है वी मैक्स, यानी ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। सही। ये बेसिकली हमारे पास इसका प्रोसीजर होता है। आई गेस हम लोगों ने यहाँ पे सब कुछ पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनहिबिशन प्रोसेस। देखो, इनहिबिशन का मतलब होता है किसी भी चीज की एक्टिविटी को कम करना। एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि ये जो एक्टिव साइट थी जहां पे रिएक्शन हो रहा था, अगर मैं इस एक्टिव साइट की शेप का ही कोई और मॉलिक्यूल यहाँ पे आके रख दूं, तो ये क्या करेगा? ये सबस्ट्रेट से कॉम्पीट करेगा, और ये सबस्ट्रेट की जगह ले लेगा। तो जो सबस्ट्रेट को यहाँ पे आके लगना था वो नहीं लग पाएगा और रिएक्शन कम हो जाएगा या फिर रिएक्शन रुक जाएगा।
ठीक है, हुआ क्या, एक ऐसा मॉलिक्यूल ले आया मैं जो कि एंजाइम के एक्टिव साइट पे फिट हो रहा है, लेकिन जब ये फिट हो जाएगा तो सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाएगा, और जब सबस्ट्रेट फिट नहीं हो पाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा, यानी रिएक्शन में इनहिबिशन आ जाएगी। अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, जो कि इस इनहिबिशन को कहा जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन हो रहा है फॉर द एक्टिव साइट। कॉम्पिटिशन इनहिबिशन को ओवरथ्रो करने के लिए हम लोग अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें तो ज्यादा सबस्ट्रेट यहाँ पे आके लगेंगे और कम इनहिबिटर यहाँ पे आके लगेंगे। तो इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे डिक्रीजेस द इनहिबिशन। एक और तरह की इनहिबिशन होती है जो कि होती है एलोस्टेरिक साइट पे। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये एक एलोस्टेरिक साइट होती है, कहाँ गया बे? कि ये एक एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये एक एलोस्टेरिक साइट होती है जहाँ पे बेसिकली हमारे पास सबस्ट्रेट आके तो नहीं लगता, लेकिन एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर आके लगता है। और इस एलोस्टेरिक इनहिबिटर का काम ये होता है कि ये यहाँ पे आके लगे और एक्टिव साइट का शेप बदल दे। ये यहाँ पे आके लगता है, एंजाइम का शेप बदल देता है। जब एंजाइम का शेप बदल जाएगा तो क्या होगा? डेफिनेटली एंजाइम का शेप बदल गया, एक्टिव साइट का शेप बदल गया, एक्टिविटी रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी होने के लिए जरूरी है कि जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है और जो सबस्ट्रेट का शेप है वो मिले। अब सबस्ट्रेट का शेप तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जब एक्टिव साइट का शेप ऊपर नीचे हो गया तो सबस्ट्रेट आके लगेगा भी, तब भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी इनिबिशन, जिस इनिबिशन के अंदर हमारे पास बेसिकली जो सबस्ट्रेट है वो कॉम्पीट ही नहीं कर पा रहा, वो कॉम्पीट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इस बार एलोस्टेरिक साइड के ऊपर जाके इनहिबिटर लग रहा है और एक्टिव साइड का शेप भी बदल दे रहा है, कंफर्मेशन चेंज आता है, और ये हमारे पास कैटालिटिक एक्टिविटी हमारी कम कर देता है। फिर एक चीज आती है जो कि बहुत रेयर होती है, इसको कहा जाता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसके अंदर बेसिकली जो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये इनहिबिटर इसके ऊपर आके लग जाता है, इसके ऊपर आके लग जाता है और इसको रोके देता है। तो मतलब रिएक्शन बीच में रुक गया और फर्दर रिएक्शन नहीं हो रहा। दिस इज अ शॉर्ट रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। होपफुली आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई इशू आए तो यू कैन आस्क अस फ्रॉम द कमेंट्स। अल्लाह हाफिज।